93 ब्लास्ट केस में संजय दत्त भी इन्वॉल्व माने गए। आपने उनको सजा भी दिलाई और जिस दिन उनको सजा हुई कोर्ट में तो वो रोने लगे थे। कसाब के खिलाफ जो आपने केस लड़ा 26/11 का, उसके विषय में जरा बात करूंगा आपसे। आपने आकर के बाजार में पब्लिक में बोल दिया कि कसाब तो वहां मटन बिरयानी मांग रहा है खाने के लिए। आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से आपको लगा कि शातिर अपराधी को सजा दिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मैं झूठ बोल दूंगा। 93 का जो ब्लास्ट हुआ था या 26/11 का मुंबई कसाब वाला केस, दोनों में आप आउटकम तक पहुंचे, एक निर्णायक स्थान आप पहुंच सके, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां हुआ? कहते हैं कि जब जब झूठ ने खुद पर गुरूर किया है तब सच ने उसे चकनाचूर किया है। अन्याय पर हर जीत को मेरा सलाम है, क्योंकि आज जो मेरे सामने बैठे हैं ये न्याय का दूसरा नाम है और क्रिमिनल्स के लिए ये पूर्ण विराम है। आज मैं एक्साइटेड क्यों हूं? नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ BadaBusiness.com। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। जितने बड़े आपने केस महाराष्ट्र में सुने, पद्मश्री लॉयर उज्जवल निकम जी को आज हमने इनवाइट किया है। ये 3 दफा अलग अलग राष्ट्रपतियों के द्वारा हमारे देश में सम्मानित हैं। नंबर 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से केस लड़ता है। 93 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में, 26/11 का कसाब के मुंबई हमलों में, या फिर वो शक्ति मिल का रेप केस, या फिर गुलशन कुमार का मर्डर या प्रमोद महाजन का मर्डर। सिर्फ नाम ही नहीं, इनका कल, इनका आज और इनका कल भी उज्जवल है। हमारे साथ श्री निकम उज्जवल है। मुकद्दर के सिकंदर तो बहुत होंगे, लेकिन ये मुकदमे के सिकंदर हैं। इंसाफ का तराजू इन्होंने कभी झुकने नहीं दिया, मुजरिम को सलाखों के बाहर टिकने नहीं दिया। सुनिए मेरी बात को, सुनिए सुनिए सुनिए। 38 डेथ पेनल्टी, 600 से ज्यादा लाइफ टर्म सेंटेंस दिला चुके हैं। स्पेशल सुपर हीरो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी, पहली बार हमने किसी वकील को यहां बुलाया बड़ा भारत शो में। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है सर। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्साइटेड हूं सर, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं जानता हूं आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो 1993 का जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। बिल्कुल। मतलब आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 12 ब्लास्ट हुए थे, 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पहली बार RDX यूज हुआ था वहां पे, बहुत विटनेस आए, बहुत लोग एक्यूज थे। दुबई और पाकिस्तान में इसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। अब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना मुश्किल होता है, पर अंग्रेजी में कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। चोर को पकड़ने के लिए एक और चोर तैयार किया आपने। तो आपने ऐसा कई दफा किया, मैंने सुना। तो आपने 2 लोगों को सरकारी गवाह बनाया, केस का स्टीयरिंग आपने अपनी तरफ घुमाया। तो कैसा रहा था वो केस? वो पहला केस था, बड़े यंग थे उस समय। देखिए, 1993 तक मैं जलगांव में ही प्रैक्टिस करता था। जलगांव एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, बंबई से 450 किलोमीटर दूर। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हुए 12 मार्च को, और सितंबर अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने मुझे रिक्वेस्ट की कि क्या आप इस केस में हमारे तरफ से लड़ रही हैं। मैंने एक चुनौती समझी, बंबई गया, और बंबई जाने के बाद देखा कि मुंबई पुलिस का एक फंक्शनिंग अलग तरह से। मैंने उनको कई सुझाव दिए, और जब मैंने पूरे इन्वेस्टिगेशन पेपर्स पढ़ रहा था तब मुझे एक बात साफ बताई, ध्यान में आ गई कि 93 की ब्लास्ट की साजिश ये दुबई में हुई थी। दुबई में 13-14 लोग बैठे थे, उसमें दाऊद इब्राहिम था, टाइगर मेमन थे और कई ऐसे शख्स थे, जिसमें 2 एक अननोन शख्स थे जिसका आज तक पता नहीं चला। लेकिन बाकी जो 8-9 शख्स थे वो इंडियन सिटीजन थे। दाऊद इब्राहिम भी उसी वक्त इंडियन सिटीजन था, और उन्होंने साजिश रची कि बॉम्ब ब्लास्ट बंबई में करना है। ये सारी चीजें मैंने जब देखी तब मेरे सामने एक जहन में एक सवाल था, ये साजिश कानून के सामने किस तरह से प्रूव की जाए। उस वक्त एक माहौल ऐसा था, जब मैंने पुलिस कमिश्नर से डिस्कस किया तब उन्होंने बताया कि हमारे पास तो कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है। जो आरोपी ने हिस्सा लिया है उनका इकबाली बयान है। मैंने कहा कि ये इकबाली बयान वो मोड़ लेंगे और रिट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए। उन्होंने पूछा क्या किया जाए। मतलब इन जो लोगों ने ये साजिश में हिस्सा लिया है उन लोगों से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। कमिश्नर ने पूछा क्यों? मतलब भाई, हम किसी को तो माफी का गवाह बना कर देंगे। अगर माफी का गवाह बनता है तो पूरा सच दुनिया के सामने हम रख सकते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी किस तरह से साजिश रची थी, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, ये भी हम एस्टेब्लिश कर सकते। और उसी प्रकार 2 शख्स उन्होंने चुने। कई जो 7-8 लोग थे, उनमें से मैंने 2 पुलिस की मदद से सिलेक्ट किए और उनको हमने अप्रूवर बना दिया। और ये कोर्ट में अप्रूवर का एविडेंस होने के बाद ये हमने साजिश या आरोप इन गुनहगारों के खिलाफ साबित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट बरकरार रहा। 12 मार्च 93 से मैं
अलग अलग तरह से हमारे देश में, उस वक्त ये टीवी चैनल कोई ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक ही नेशनल दूरदर्शन चैनल था, उससे कुछ लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं हुई कि ये केस कैसी चली। लेकिन आपको विवेक जी ताज्जुब होगा कि 12-13 साल मैंने ऑर्थोड जेल में गुजारे। उसके बाद 2008 की कसाब की ट्रायल वही चलाई, और जैसे कसाब की ट्रायल खत्म हुई तब मैंने मीडिया के सामने ये बात कही कि आज मेरी भी जेल से रिहाई हो जाएगी, क्योंकि 13 साल ऑर्थोड रोड जेल में कंटिन्यूअसली ऑन डे टू डे बेसिस ये बड़ा जिम्मा लेना और इस तरह से निभाना, एक सोल्जर के टाइप, हमारे जवान के टाइप काम करना। मैं खुद को जवान मानता हूं, हमारे जवान सीमा के बाहर लड़ते हैं, देश को बचाते हैं। मैं सीमा के अंदर जो भी हमारे देश के दुश्मन है, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है, जो क्राइम करते हैं, जो रेपिस्ट है, उनको सजा दिलाना एक मेरा फर्ज मैं मानता हूं। और इसी तरह मेरी ये जंग 93 से पूरे महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन देशवासियों को मालूमात हुई। ये जो अबू सलेम थे, ये थोड़ा हीरो जैसे दिखा करते थे और ये किसी वकील के बड़े बेटे थे। 93 के केस में आपने इंश्योर किया, उनको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता था, उनको सजा मिले, पर अबू सलेम आपका प्रशंसक बन गया था। वो आपको रिक्वेस्ट करता था कि साहब मेरे वकील बन जाओ। हाँ, तो मैं सुना क्रिमिनल चाहे कैसा भी हो, आप जो है उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और क्या ये सच है कि सलीम को देखकर आप बड़े सरप्राइज थे कि इतने बड़े लॉयर का बेटा गैंगस्टर कैसे बन गया? और आपने उनसे कुछ अपनी निजी जिंदगी में उसकी कुछ, मैंने सुना कि मोनिका बेदी का केस भी डिस्कस किया था जेल में। तो मैं थोड़ा अबू सलेम की ये कहानी जानना चाहता हूँ। मोनिका बेदी बिग बॉस की कुछ कहानी थी। विवेक जी, जैसे मैंने अबू सालेम को देखा कोर्ट में, तब बड़ा मैं ताज्जुब हो गया था। ताज्जुब इसलिए हुआ था कि अबू सालेम का पिक्चर जो न्यूज़पेपर में आता था, एक बड़ी लंबी दाढ़ी थी और एक सिर पे एक उसकी टोपी थी। लेकिन जैसे मैंने कोर्ट में उसको देखा, जब उसको पुर्तगाल से डिपोर्ट किया था, तब एक बड़ा स्मार्ट लड़का, एक गोरापान लड़का कोर्ट में बैठा हुआ है और बड़ी घुर्रे करके देख रहा है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। जैसे मैंने उससे बातचीत की, तब मैंने पूछा, क्यों अभय, क्यों देख रहा है, क्या बात लग रही है आपको? तो बोला, साहब क्यों पूछ रहे मुझे? मतलब यार, मुझे एक बात की बड़ा ताज्जुब है कि मोनिका ने तुझसे शादी कैसे की? तो उसने कहा कि क्या मैं आपको निकाहनामा दिखा दूं? मतलब निकाहनामा की बात नहीं है, तू एक सड़ाफटी गैंगस्टर और एक लड़की, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस, तुझसे कैसे शादी कर सकती है? लेकिन फिर अबू सालेम ने फिर मुस्कुरा के मुझे बताया कि साहब आप मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं बेटा, मतलब बेटा, मैं तेरे बारे में सब हिस्ट्री पढ़ चुका हूं। तो एक तेरे पिताजी वकील थे, और मैं हमेशा विवेक जी ये बात जरूर मानता हूं कि कोई भी गुनहगार हो, उसमें कहीं ना कहीं एक तो चीज इंसानियत अच्छी रहती है। और वही मेरा फर्ज रहता है कि इस गुनहगार से हमेशा डायलॉग करके, बातचीत करके मैं निकलने की कोशिश करता हूं कि उसमें कौन सी वो अच्छी चीज है, और अच्छी चीज उसको बताना यह जरूर समझता हूं, क्योंकि मैं इससे विश्वास रखता हूं कि कानून जो सजा देते हैं वो सजा ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने ये कर बता दिया कि तू एक अच्छा इंसान था लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ये तेरी गलती है, अगर उसकी मिस्टेक अगर उसको रियलाइज होती है, तो मुझे लगता है कि रिपेंटेंस, जो पश्चाताप है, वो उसके लिए बड़ी सजा होती है। मैंने जब आर्गुमेंट शुरू कर दिया, तब मैंने कहा कि अबू सलेम इज अ वेरी क्रूएल, ग्रूसम मर्डरर एंड ही इज अ मर्चेंट ऑफ डेथ हु हैज कमिटेड अ मर्डर फॉर रैंसम के लिए, खंडनी के लिए उसने मर्डर किया है। यह मृत्यु का व्यापारी है और इसलिए कड़ी सजा यानी आजीवन कारावास चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल से लाया था, इसलिए हम डेथ पेनल्टी नहीं मांग सकते थे, लेकिन आजीवन कारावास सजा दी। तब मैंने उसको देखा कि बहुत आग बबूला हुआ। लेकिन आपको विवेक जी ताज्जुब होगा कि कुछ दिनों के बाद जेल में से उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी और मेरी बड़ी प्रशंसा की। देखिए, मैं मेरी जीत मानता हूं। एक क्रूएल गुनहगार के मन में अगर आप विश्वास पैदा कर सकते हो, अगर उस गुनहगार को कानून का खौफ दिखा सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो गुनहगार, उसको लगता है कि मेरे से गलती हुई, और यही गलती मैं मानता हूं कि बड़ी सजा उसके लिए रहती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे संजय दत्त के विषय में। 93 ब्लास्ट केस में संजय दत्त भी इन्वॉल्व माने गए। जनता का उनको बड़ा सिंपैथी था, बहुत इमोशनल सपोर्ट था, लेकिन आपने उनको सजा भी दिलाई, और जिस दिन उनको सजा हुई कोर्ट में, तो वो रोने लगे थे। मैंने सुना आप उनके पास गए, आपने कुछ बातचीत करी और वो अचानक चुप होकर खड़े हो गए। मैंने सोचा, जब ऐसे ही संजय दत्त को कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको अच्छी को जेल में बर्ताव के लिए उसको बॉन्ड उसको मांग रहा था, मुझे बॉन्ड पे रिहाई किया जाए, लेकिन मैंने बड़ा उसको विरोध किया। मैंने कहा कि संजय दत्त ने AK-47 राइफल लेने के पहले
उसने दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कयूम के पास से अनलाइसेंस पिस्तौल खरीद लिया था, और इसीलिए ये कोई ऐसा सीधा उसका क्लीन स्लेट प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, और इसलिए प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट इसको नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी दलील थी, कोर्ट ने वो दलील एक्सेप्ट कर दी और उसे 7 साल की सजा सुनाई। जैसे सजा सुनते ही संजय दत्त हिलने लगा, क्योंकि वो बेल पे था उस वक्त, और उससे लगा कि आज अभी पुलिस मुझे गिरफ्त में लेंगे, और ऐसा वो कोर्ट को कह रहा था, दरखास्त कर रहा था कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, बेल पे छोड़ दीजिए, मैं अपील करने वाला हूं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ही इज लूजिंग हिज कंट्रोल, ही इज लूजिंग हिज बैलेंस, तभी मैंने उसको कहा कि संजय शांत हो जा, दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है। वो चुपचाप हो गया। और देखिए, इसलिए मैंने ये किया था, ये भी उसकी राज भी विवेक जी बता देता। अगर मैं नहीं वैसा करता उस वक्त, तो शायद संजय प्रेशर की वजह से, कोमा की वजह से अगर विटनेस बॉक्स में गिर जाता था, तो शायद लोगों के मन में उसके लिए बहुत और एक मर्सी पैदा होती थी, लोगों के लिए एक हीरो, सुपर हीरो बनता जाता था, और मैं उसके लिए विलन बन जाता था। लोग मुझे अलग तरह नजरिए से देखते थे। इसलिए मैंने उसको विश्वास दिया कि भाई आगे चल के तुझे अपील का फोरम है, रेमेडी है, तू उसका इस्तेमाल कर। कसाब के खिलाफ जो आपने केस लड़ा 26/11 का, उसके विषय में जरा बात करूंगा आपसे। 14 महीने तक आपने बहुत मेहनत करी, और थोड़ा कसाब के कई बार फेवर में भी सेंटिमेंट हल्का सा मूव हुआ, सॉफ्टनेस बिल्ड हुई, और आपने आकर के बाजार में पब्लिक में बोल दिया कि कसाब तो वहां मटन बिरयानी मांग रहा है खाने के लिए, आपने मीडिया में ऐसा बोल दिया। तो जब केस में इमोशंस को बनाया ढाल, तब चली आपने भी जबरदस्त चाल, उन्हीं की भाषा में किया पलटवार, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से आपको लगा कि शातिर अपराधी को सजा दिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मैं झूठ बोल दूंगा? जब कसाब की ट्रायल चल रही थी, तब कसाब कई बार ऐसा ड्रामा करता था। जब वैसे कोर्ट में जब हम उसको उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाते थे, तब कसाब सवाल करता था ये किसका फोटो है। तब मुझे बहुत ये हंसी आती थी कि ये इतना बेशर्म लड़का है, इतने लोगों की जान लेने के बाद भी बेशर्म तरह से हंसता है और पूछता है कि ये किसकी छवि है। उसकी छवि वो थी, फिर भी वो पहचानने से इनकार करता था। और जैसे मैं बाहर आता था कोर्ट के सामने, कोर्ट के बाहर, तब मीडिया मुझे पूछती थी कि आज क्या हुआ, कसाब ने ये किया, कसाब को बहन की याद आ गई, कसाब तो एक छोटा फुट सोल्जर है, असली गुनहगार नहीं है। तभी मैंने कहा था कि आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? इमीडिएट चैनल का पैनल डिस्कशन का रोक चेंज हो गया। पैनलिस्ट फिर वो बोलने लगे देखो कितना खुकार आतंकवादी है, इतने लोगों की जान लेने के बाद भी फिर मटन बिरयानी की मांग करिए। दूसरे दिन कोर्ट में कसाब के वकील ने यह सवाल खड़ा किया कि मेरे पास कसाब ने मटन बिरयानी की मांग नहीं की है, उज्जवल जी के पास कैसे मांग कर सकता है? फिर कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कोर्ट को कहा कि आप कसाब को पूछ लीजिए मटन बिरयानी की मांग। कसाब तो देखता रहता था, कसाब एक शातिर था, बहुत ड्रामेटिस्ट था, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मान नीचे उसने कर दी। और अब ये कसाब तो जिंदा नहीं है, कसाब ने सचमुच मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, ये कसाब को और मुझे ही मालूम है। देखिए 26/11 में आपने ओपन ट्रायल प्रपोज किया। आपने कहा सब जर्नलिस्ट को देखने दो भाई, सबको देखने दो। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच में बड़ी बहस हुई, सब दम रह गए, एकदम हैरान हो गए जब कसाब बोला मैं तो माइनर हूं, और कसाब बोला मैं तो 18 साल का भी नहीं हूं। आपने इस गुगली को खेला कैसे? कसाब भी जब आपके साथ खेल रहा था तो आपने क्या किया? जैसे पहला दिन जब कोर्ट ये केस की सुनवाई की शुरू हो गई, तब जिसको हम ओपनिंग एड्रेस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते, कोर्ट ने कहा कि मिस्टर निकम यू ओपन योर केस, आपकी केस क्या है कसाब के खिलाफ, ये हमें समझाइए, बताइए। तब मैंने खड़ा हो गया, तभी कसाब भी खड़ा हो गया, और अजमल कसाब ने कहा दिया साहब मैं नाबालिग हूं, आप मेरे खिलाफ ट्रायल नहीं चला सकते। कसाब बिल्कुल सही था, क्योंकि कसाब को मालूम था कि इंडियन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक कोई माइनर के खिलाफ इंडियन कोर्ट ट्रायल नहीं चला सकती है, उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने केस चलाना पड़ते। लेकिन इसके लिए वो मेजर है, ये हम कैसे साबित कर सकते? इसलिए मैंने कोर्ट में अर्जी दे दी। कोर्ट ने कहा कि हाँ हमें इसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, इसके एक्सरे लेना चाहिए, ताकि ऑसिफिकेशन टेस्ट लेना होगा इसके बोन, क्योंकि एक डॉक्टर का एक टेस्ट रहता है और उसके आधार पर वो कह सकते कि इस आदमी का वय इतना है, एज इतना है, और उसकी ये बोन यूनाइट हुए नहीं यूनाइट है। और डॉक्टर पैनल ने उसको एग्जामिन किया, उसके बॉडी के एक्सरे लिए, और एक्सरे के आधार पर डॉक्टर के पैनल ने बता दिया कि ये अजमल कसाब 22 के 24 के अंदर है, और इसीलिए फिर उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चली। कसाब को आपने जब फांसी तक पहुंचाया, बहुत मेहनत करी आपने,
आप एकमात्र लॉयर ऐसे हैं, वैसे सब लोग मीडिया को पार्टी देते हैं, मीडिया को इनवाइट करते हैं, आपको मीडिया ने पार्टी दी। और कोर्ट रूम से निकलते वक्त आपका एक अपना स्टाइल है, कंघी करना और गोल्डन स्टेटमेंट बोलना और संस्कृत का श्लोक सुनाना और जुमले रेडी रखना। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, आपने बोला कि कसाब को फांसी पे, कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले तुमने बहुत नकाब, फांसी तक हमने तुम्हें ला ही दिया कसाब। बदले तुमने तुम्हारे रंग बहुत, बहुत बदले नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, शिवानंद। अब दुनिया भर में लोग कह रहे हैं फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, आप चाहते हैं कि फांसी की सजा जरूर दी जाए। जब दुनिया फांसी की सजा को छोड़ रही है तो उज्जवल निकम क्यों चाहते हैं फांसी दी जाए? बड़े बड़े धमाकों में आपने इंसाफ तो दिलाया है, पर इंसाफ की वजह से क्या किसी ने आपको कभी धमकाया है? हमारे देश में जो जस्टिस की डिलीवरी है वो स्लो है। आप अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? पद्मश्री उज्जवल निकम को क्या कभी सच को बाहर निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ा? उज्जवल जी, एक शक्ति मिल रेप केस, बहुत खौफनाक वारदात थी, पूरी मुंबई दहल गई थी उस समय। और अगस्त 2013 में इंसिडेंट हुआ, मार्च 2014 में आपने विक्टिम को न्याय भी दिला दिया। 5 में 3 अपराधियों को आपने फांसी की सजा भी दिला दी, मौत की सजा दिलाई। ऐसा भी एक पल आया कि विक्टिम ने बोला था कि मैं तो जो है कोर्ट में एक्यूज को खूब पीटूंगी। तो क्या हुआ था कोर्ट में उस दिन, और कितना मुश्किल था इस केस में कन्विक्शन दिलाना? इतनी स्पीड पे आपने काम कराया। देखिए, वो केस तो बहुत ऐसी केस, गंदी केस थी कि एक प्रेस मीडिया की रिपोर्टर के फोटोग्राफर पर 5 लड़कों ने बलात्कार किया था। इतना ही नहीं तो उनके मोबाइल फोन में जो पॉर्न वीडियो थे, वो पॉर्न वीडियो दिखा के उसको उस तरह से एक्शन करते थे। और इसलिए ये लड़की को पूरा इंसिडेंट जब रिकाउंट करती थी तब वो कटघरे में गिर पड़ी। तो मुझे खुद को इतना गुस्सा आरोपी के खिलाफ आया था। उसी वक्त मैंने आरोपी के पीछे देखा था और आरोपी को मेरा आग बबूला देखते ही आरोपी ने कोर्ट के पास कंप्लेन कर दी, निकम जी हमारे पास बड़े बड़े आंखें करके देख रहे। तो कोर्ट को मैंने पूछा, कोर्ट ने मुझे पूछा कि क्या बात सही है कह रहे हैं? मतलब आप पुलिस को पूछ लीजिए, आरोपी के साथ पुलिस रहती है, पुलिस को पूछ लीजिए। अभी पुलिस को पूछेंगे तो पुलिस क्या बताएंगे कि उज्जवल निकम जी डराते थे, ऐसा बता सकते? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए देखिए, यू हैव टू बिलीव इन साइकोलॉजी ऑल्सो। एट सम टाइम्स साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और शब्दों में जिस प्रकार आरोपी का घिनौना काम रहता है और शब्दों में वर्णन करना बहुत बड़ी चीज रहती है। और वो कोर्ट, देखिए जज साहब भी कोई एक इंसान रहता है, इंसान के सामने अगर तुम मोनोटोनस आर्गुमेंट करते रहोगे तो मोनोटोनस आर्गुमेंट में कई बार जज का ध्यान चला जाता है। इसलिए तुम्हारा ऑडियो का वॉल्यूम कम ज्यादा और बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार जज को अपनी बाजू पटा देना और अपनी दलील जो कोर्ट के सामने हम पेश करते उसको कानून का एक आधार देना, ये बड़ी चीज अहम मानता हूं। और जिस प्रकार जब 5 दरिंदों को, उसमें 3 दरिंदों को फांसी की सजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर उसको कम कर दिया, लेकिन उन्होंने 5 ने जब तक वो जिंदा है तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। मैं आज थोड़ा फांसी की सजा पे भी बात करना चाहता हूं। अब दुनिया भर में लोग कह रहे हैं फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। 70% दुनिया के जो देश हैं उन्होंने भी एबॉलिश कर दिया कैपिटल पनिशमेंट कि भाई फांसी की सजा मत दो। आप चाहते हैं कि फांसी की सजा जरूर दी जाए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां आप कहते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपने काफी एडवोकेट किया कि फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं आपकी क्या विचारधारा है। जब दुनिया फांसी की सजा को छोड़ रही है तो उज्जवल निकम क्यों चाहते हैं फांसी दी जाए? फांसी की सजा की मांग मैं इसलिए करता हूं कि सिर्फ उस गुनहगार को सजा नहीं, लेकिन ताकि समाज में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैसेज जाए, कि डिटरेंट मैसेज जाए कि अगर आप इस प्रकार का गुनाह करोगे तो आपको भी फांसी हो सकती है। क्योंकि डिटरेंट सेंटेंस हैज ड्यूअल पर्पसेस, वंस टू डिटर द वेरी क्रिमिनल एंड आल्सो टू गिव द स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लाइक माइंडेड पीपल। उज्जवल जी, मेरे आपसे अगर परमिशन मिले तो मैं आपके साथ एक फास्ट ट्रैक रैपिड फायर करना चाहता हूं। जी उज्जवल निकम जी, मेरा पहला प्रश्न, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे पिताजी। ओके, आपके पिता खुद भी जज रहे हैं, बैरिस्टर रहे, आपके बेटा भी लॉयर है, तो ऐसी क्या कॉमन चीज है आप तीनों में जो लगता है कि वो आप तीनों के अंदर है? निडरता और प्रामाणिकता। आपका एक ग्रेट रिकॉर्ड रहा है कि जब भी प्रोसिक्यूट कराना हो, मतलब टेररिस्ट को पकड़ना हो हाई प्रोफाइल लोगों में, तो बड़े बड़े धमाकों में आपने इंसाफ तो दिलाया है, पर इंसाफ की वजह से क्या किसी ने आपको कभी धमकाया है? हाँ, बिल्कुल धमकाया है।
कोर्ट में लड़ने के अलावा आपको क्या पसंद है? मूवी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, रीडिंग? एक्शन मूवीज। देखिए, हमारे देश में जो जस्टिस की डिलीवरी है वो स्लो है। आप अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, स्लो है। और क्या आप ये अग्री करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? हाँ बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इससे भी मैं एग्री करता हूँ। अगर आप लॉयर नहीं होते तो आप क्या बनते? मैं डॉक्टर बनता। पद्मश्री उज्जवल निकम को क्या कभी सच को बाहर निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ा? यस, मटन बिरयानी की बात आपको तो पता है। कोर्ट में दलील देते वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस बात पे आता है? जब विटनेस हॉस्टाइल होता है, मेरा खुद विटनेस गवादार मोड़ जाता है, तब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। सबसे लंबे समय तक आर्ग्यूमेंट आपके जीवन में कोर्ट में कौन से केस में चला? अजमल कसाब के केस में और 93 ब्लास्ट केस में। सबसे टफेस्ट क्रिमिनल आपको कौन सा डील करना पड़ा? अरे बड़ा टफ क्रिमिनल आदमी है। वो डेकॉइटी विद गैंग रेप, जिसमें कोठेवाड़ी में गैंग रेप हुआ था। वैसे आप देश के एकमात्र ऐसे लॉयर हैं जिसको जेड सिक्योरिटी मिला है, क्योंकि जिस तरह के केसेस आप लड़ते हैं आपके ऊपर हमेशा थ्रेट रहता है, खतरा रहता है। 30 सालों में पिछले उज्जवल निकम को कभी डर लगा? नहीं, कभी डर नहीं लगा। मेरा जन्म हनुमान जयंती का है, मैं डर किससे करूं? मैं लंका दहन कर देता हूं। लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका और बहुत से केसेस आपने लड़े। क्या आपके पास कोई डेटा है कितने केस आप जीते, कितने हारे? है, स्टैटिस्टिक डाटा मेरे पास है, लेकिन जो भी केस हारे तो लोग बोलते सभी केसेस जीतते हैं, क्योंकि हारे हुए केस कम है। विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे इसलिए हार गए। लोगों के मन में हार रहा ये शब्द ध्यान में नहीं रहता, मैं किस केस जीतता रहा हूं यही हमेशा ध्यान में रहता है। ओके ओके। 93 का जो ब्लास्ट हुआ था या 26/11 का मुंबई कसाब वाला केस, दोनों में आप आउटकम तक पहुंचे, एक निर्णायक स्थान आप पहुंच सके, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां हुआ? 26/11 बंबई पे जो आतंकी हमला हुआ, क्योंकि उसमें उस केस से हमारी देश की प्रतिमा बहुत उज्जवल हुई, क्योंकि हम फॉरेन क्रिमिनल को भी ट्रांसपेरेंट जस्टिस दे सका। ये पूरा दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। आप पहले ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जिनके ऊपर फिल्म बनी है आदेश, एक पावर ऑफ लॉ, एक मराठी मूवी बनी है। वो कितनी ठीक थी मूवी, और आपको क्या लगता है आपके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए बॉलीवुड में, और बने तो उसका क्या नाम होना चाहिए? वो मराठी पिक्चर मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझ पर बायोपिक बनने का कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे हैव अप्रोच्ड टू मी, और मेरे उनके साथ मीटिंग चल रही है। आपका एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाते, उन लोगों को जो घबराते हैं कि कोर्ट रूम में मैं नहीं जाना चाहता, उन लोगों को जो घबराते हैं कि मैं केस नहीं लड़ना चाहता, उन लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक ही मैं उनको मैसेज दूंगा कि निडरता रखो, और निडरता से तुम तुम्हारी बात रखोगे, आवाज में दम रखोगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हक में तुमको मिल सकता है। उज्जवल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंसान के लिए इंसाफ, इंसान के लिए इंसाफ एक नया जीवन दान है, और इस दान के आप ही भगवान है। हमारे शो पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य की हमेशा जीत हो, न्याय की हमेशा जीत हो। और बाकी जनता से मैं कहूंगा, इस वीडियो को देखना जरूरी था, इसको बाकी लॉयर्स तक पहुंचाइए। जिनको जुडिशरी पे भरोसा कम हो उनके पास पहुंचाइए, जिनको न्याय चाहिए लेकिन कोर्ट कचहरी से डरते हैं उनके पास जाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। जिनके लिए राष्ट्रभक्ति पहले है, या स्टूडेंट या लॉयर है, और नीचे फीडबैक में बताइए उज्जवल निकम जी के विषय में आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया। क्या आप नहीं चाहते कि उज्जवल निकम जी की कहानी आम इंसान तक पहुंचे, ताकि देश में लोगों का और भरोसा बढ़े? और कमेंट बॉक्स में ये बताइए अगले हफ्ते किससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके सामने बॉलीवुड के हीरो नहीं, हमारे देश के सुपर हीरोज को लेके आते हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। ये द बड़ा भारत शो है, जहां पे जिसने भारत को बड़ा भारत बनाया, उसी की कहानी को हमने आप तक पहुंचाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल निकम जी, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।